तो न्यूटन के सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था कि देयर वाज द स्टेटमेंट दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई मीन प्रोपोर्शनल था और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट आया था वो 1 आ गया था। ठीक है, तो क्या पढ़ा था बेटा हमने कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो होता है बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये वेक्टर का सिंबल होता है बेटा, और जहां वेक्टर लग जाता है ना वहां पर मैथमेटिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हमें कंपोनेंट्स निकालने पड़ जाते हैं, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। अच्छा, ये तो न्यूटन ने हमें बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा। और फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मोमेंटम होता है वो होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो अब ये न्यूटन ने हमें ये बात बताई कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स की, तो कुछ कंडीशंस बनती है बेटा। अगर मान लो मास कांस्टेंट होता है, इफ मास कांस्टेंट, ठीक है ना, तब आप जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखते हो यहाँ पर वो क्या लिखोगे बेटा, आप एम को ले लोगे बाहर और अंदर लिखोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है ये होता है एक्सेलरेशन, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। वेक्टर लगाए मतलब फोर्स में डायरेक्शन होता है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई बेटा, इन दैट केस जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर इट विल बी v टाइम्स ऑफ डेल्टा एम, डेल्टा एम, v टाइम्स ऑफ डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। मतलब किस रेट से मास बदल रहा है बेटा वो हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही वेरिएबल है, इफ मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल, दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तब जो नेट फोर्स लगेगा बेटा उस केस में नेट फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल, इट विल बी m टाइम्स ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे बेटा, v को बाहर लेंगे, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। मतलब जब आपका मास और वेलोसिटी दोनों बदल रहा है तब ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी इनटू dm बाय डेल्टा m बाय डेल्टा। ठीक है बेटा, ये तीन कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ की तीन कंडीशन बनती है बेटा। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t होता है बेटा। और अगर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं तब ma प्लस v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t होता है। और एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, अगर दोनों ही कांस्टेंट हो जाए, इफ m एंड v बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट हो जाए बेटा, फिर क्या होगा, तो अगर बोथ कांस्टेंट हो गए बेटा तब आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कुछ बदल ही नहीं रहा है, मोमेंटम बदल नहीं रहा है, मोमेंटम नहीं बदलेगा तो फोर्स नहीं आए। तो ये कुल चार कंडीशन बनती है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या थी, एक ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स, मींस अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो से ज्यादा फोर्स लग जाए, दो से ज्यादा फोर्स लग जाए, या एक से ज्यादा फोर्स लग जाए, दो लग जाए, तीन लग जाए, चार लग जाए, तो आपको सबसे पहले टोटल फोर्स निकालना है बेटा। अब टोटल फोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक 10 न्यूटन था, एक 20 न्यूटन था, एक 30 न्यूटन था, सबको जोड़ दिया, नहीं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो उसको ऐड करते वक्त एंगल को ध्यान में रखते हैं। तो वो समस्या आपकी मैं दूर कर चुका हूँ, आपको कंपोनेंट बता चुका हूँ। ठीक है ना, अगर कुछ एंगल पर है तो एक्स वाला अलग निकालो, वाई वाला अलग निकालो, एक्स अलग निकालो, वाई अलग निकालो, एंड देन फाइंड इट आउट। ठीक है ना, एक्स का अलग निकाल के वाई का अलग निकाल के वो निकल जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको इतनी सी बात बताई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स शायद आपने नोट कर रखे होंगे, अगर नहीं नोट किया था तो इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सम एग्जांपल, और फिर उस एग्जांपल के बेसिस पर आज हमारी क्लास में मोस्टली न्यूमेरिकल ही होगा। ठीक है, तो उस एग्जांपल के बेसिस पे हम इस सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके पास नोटेड है बेटा?
Yes, sir. ठीक है, So wait. सो वी शुड मूव टू द क्वेश्चन। ठीक, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। So wait. है ना? Yes, sir. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे तभी लगता है ना जब क्या हो, मोमेंटम बदले। अगर मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो क्या मोमेंटम बदलेगा? No, sir. तो जब मोमेंटम नहीं बदलेगा तो फोर्स नहीं आएगा। भाई आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलनी चाहिए ना, या फिर ऑब्जेक्ट टूटना चाहिए ना। अब ऑब्जेक्ट मतलब टूटने का मतलब मास बदलना चाहिए ना, तो अब ना तो मास ही बदल रहा है और ना ही वेलोसिटी बदल रही है, तो मतलब कोई फोर्स लगाया ही नहीं आपने। क्योंकि फोर्स लगाओगे तो या तो मास बदलेगा या वेलोसिटी बदलेगा, दोनों बदलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सिंपल सिंपल से। सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया, तो हम मोमेंटम के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम से ही रिलेट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, ठीक है, अब बारिश हो रही तो बारिश से मुझे क्वेश्चन याद आ गया। मान लीजिए इसके सर पे एक गंजा आदमी है, इसके सर पे बाल नहीं है, यहाँ से बारिश की बूंदे इसके सर पे गिरने वाली है। ठीक है बेटा, बारिश की बूंदे इसके सर पे गिर रही है। अभी जो बारिश की बूंदे इसके सर पे गिर रही है, उनकी वेलोसिटी आपको दे रखी है बेटा, वो वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। और इसका मास दे रखा है बेटा, मास दे रखा है कितना, बारिश की बूंदे कितना होगा, 20 ग्राम दे दो, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो एक गंजा आदमी खड़ा है बेटा, और उस गंजे आदमी के सर पे पानी गिर रहा है, पानी की बूंदें गिर रही हैं, और एक पानी की बूंद का मास है 20 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी कितना बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। जब ये पानी की बूंद इसके सर पे गिरती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है बेटा 0। जैसे ही यहाँ पर गिरेगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, रुक जाएगा इन 0.5 सेकेंड्स। मतलब उसके सर पे जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी 0.5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ देयर आर 100 drops falling simultaneously, एक साथ, what is the force on the head? हेड पे कितना, उसके सर पे कितना फोर्स लगेगा? देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे जितना आपने पढ़ा। यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ पूछना है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. चलो फिर आंसर बताओ। सर मैंने यहाँ आंसर पे- लिखा है। क्या बेटा? अच्छा आपने आंसर लिखा है, एक सेकंड। 8 न्यूटन, ओके। तो देखता हूँ बेटा कैसे आएगा। सबसे पहले तो देखो हमारे दिमाग में बात क्या आनी चाहिए, क्योंकि आपसे फोर्स की बात कर रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये हो रहा है कि ये बूंद यहाँ से इसके सर पे गिरने वाली है, ठीक है। जब ये बूंद उसके वहां ऊपर से इसके सर पे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बदल गई। वेलोसिटी बदल गई मतलब क्या हुआ बेटा, मोमेंटम बदल गया। मोमेंटम बदल गया तो मतलब क्या होगा बेटा, फोर्स लगेगा। तो जरा पता लगाते हैं। पहले हम बारिश की एक बूंद की बात करें, ठीक है ना। पहले हम पता लगाएंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। इन वन ड्रॉप, तो यू विल राइट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यही लिखोगे ना बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना।
अब पी फाइनल का मतलब क्या है? पी फाइनल का मतलब है कि जीरो हो गया बेटा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इसके सर पे गिरते ही वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई बेटा। पी इनिशियल, तो आप लिखोगे मास। मास कितना है बेटा? मास है 20 ग्राम, मतलब 20/1000 kg। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, सब ऐसा ही यूनिट में होना चाहिए। तो 20 ग्राम था बेटा, तो 20/1000 हो गया, इनटू वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ का मतलब माइनस का 2। बोलो इतना समझ में आया? Yes, sir. तो अब ये कितना हो गया? अब ये हो गया 4/100, मतलब कितना बेटा? 1/25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही बारिश की एक बूंद इसके सर पे गिरेगी बेटा, एक बूंद के गिरने पर कितना चेंज आ गया बेटा? 1/25। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ये पता लगाना है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। टोटल चेंज, ये तो एक बूंद की बात हुई ना, टोटल चेंज निकालोगे डेल्टा पी टोटल, तो कितनी बूंदें गिर रही बेटा उसके सर पे? 100। 100 ड्रॉप्स फॉलिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ कितनी बूंदें गिर रही बेटा? 100 बूंदें। और एक बूंद का मोमेंटम कितना बदल रहा है? 1/25। तो टोटल कितना चेंज होगा बेटा? 1/25 इंटू 100, दैट इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अभी डेल्टा पी पता चल गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर उसका सर है, उसके सर पे जो फोर्स लगेगा बेटा, कितना लगेगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये मोमेंटम कितनी देर में बदल रहा है? ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितनी देर में बदल रहा है बेटा? 0.5 सेकंड में बदल रहा है। तो क्या लिखोगे बेटा इसको आप? इसको आप लिखोगे 4/0.5, दैट विल बी 8 न्यूटन। दैट वाज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया? बोलो बेटा, कहीं कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश की बूंद है उसका मास क्या है बेटा? सेम है। अगर उसका मास सेम है तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। मास कांस्टेंट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन हमें यूज करना है यहाँ पर, तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी जो है कितना है? -2 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। कितनी देर में बेटा? 0.5 सेकंड में। काइनेमेटिक्स पढ़ा चुका हूं आपको। आप लिखोगे v final is equals to v initial plus at, v equals to u plus at, पढ़ा है ना? अब v final क्या हो गया बेटा? 0। v initial कितना हो गया बेटा? v initial हो गया -10 t। सॉरी, a तो निकालना है, a इंटू t कितना हो गया बेटा? टाइम 0.5। तो ये कितना आया? 2 इज इक्वल्स टू -0.5 a। तो a कितना आ गया बेटा? a आ गया हमारे पास 2/0.5 माइनस कितना आ गया बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो, अब लगा दो मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो अब जब आप मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे यहाँ पर, तो F इज इक्वल्स टू मास कितना रखोगे? 20/1000 इंटू 4। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4/50, 8/100, 8/100 कितना होगा बेटा? मतलब 2/25 के आसपास आएगा। 2/25 न्यूटन। टोटल फोर्स निकालोगे बेटा तो कितनी बूंदें हैं? 100। 2/25 इंटू 100 लगा दिया, कितना आ गया बेटा? 8 न्यूटन। देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन से भी उतना ही आंसर आ रहा है। बोलो समझ आया? सर माइनस नहीं होगा? हाँ, माइनस माइनस 8 न्यूटन। माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन था यहाँ पर। बोलो बेटा समझ आया? Yes, sir. तो अगर मास कांस्टेंट है तो चाहे चेंज इन मोमेंटम लगाओ, चाहे मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओ, देखो दोनों बातें एक ही है। जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है उसमें से एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
अभी हम मास कांस्टेंट लिए थे, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक गाड़ी है जो इधर जा रही है कुछ एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बेटा, अब इसमें इस गाड़ी का जो मास है इसमें कुछ एक भरा हुआ है, मान लो लिक्विड, मान लो पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है, ऑयल टैंकर्स आपने देखा होगा, इसमें कुछ एक ऐसे पानी भरा हुआ है। टोटल मास इसका इनिशियल कितना था बेटा? इनिशियल मास इसमें आपको दे रखा था ये 500 किलो टोटल इसका मास था, 500 kg। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया बेटा। एक छोटा सा होल बनाते क्या होगा, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना, वाटर विल ड्रॉप आउट। ठीक है, अब जब पानी नीचे गिरना शुरू हो गया बेटा, तो अब यहाँ पर आपको दिया गया है वाटर ड्रॉप एट रेट, यहाँ पर आपको दिया गया 2 kg पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना पानी नीचे गिर रहा है बेटा? 2 kg पर सेकंड। ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, 2 kg पर सेकंड। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स ऑन द व्हीकल? व्हीकल पर फोर्स कितना है? अब देखो इसमें क्या है, इसमें मास बदल रहा है और वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। सर आपने टाइम नहीं बताया, टाइम कितने टाइम पे क्या फोर्स? क्या लिखा है बेटा? 2 किलोग्राम पर सेकंड। यस सर। तो फिर टाइम की जरूरत क्या है? ये जो 2 किलोग्राम पर सेकंड दिया बेटा, यही तो है हमारा dm by dt। देखो सॉरी, डेल्टा m by डेल्टा t, यही तो है हमारा डेल्टा m by डेल्टा t, किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है ना, अब अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप कहते सर इसकी वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि इसका मास बदल रहा है। कैसे सॉल्व करोगे? अब क्योंकि इसका मास बदल रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा बेटा? अगेन नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा बेटा? इसके वेलोसिटी इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा। अब वेलोसिटी कितना दिया है बेटा? 5 दिया है, और ये कितना दिया है? 2। कितना फोर्स लगा बेटा? 10 न्यूटन। आया समझ में? yes sir, सर समझ नहीं आया, एक बार फिर समझा दो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गाड़ी जा रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, इस गाड़ी में पानी भरा हुआ था, हमने एक होल कर दिया तो पानी गिरने लगा नीचे। कितना पानी गिर रहा बेटा? 2 किलोग्राम पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे टैंकर का जो मास है 2 किलोग्राम पर सेकंड के रेट से कम हो रहा है, क्योंकि पानी नीचे गिर रहा है। तो इस टैंकर का मास क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द फोर्स ऑन द व्हीकल? नेट फोर्स। ठीक है, फोर्स मींस नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो अकॉर्डिंग, अब अभी अभी तो ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट करवाए आपको, कल एक्सप्लेन भी किया था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है बेटा वो होता है डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी, है ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो क्या बचा बेटा? डेल्टा m बाई डेल्टा टी। ठीक है, आई बात समझ में? यस तो सर। हम प्लस, तो अब वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? 5। और किस रेट से मास उसका कम हो रहा है वो दिया है क्वेश्चन में, वाटर ड्रॉप एट रेट 2 किलोग्राम पर सेकंड इंटू 2 कर दिया बेटा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि पानी वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है। बोलो समझ आया? yes sir, तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलना है तो आपको फोर्स लगाना है, तो जो फोर्स आप लगाओगे वो नेट फोर्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। अब मोमेंटम बदलने का तरीका क्या होगा बेटा? मोमेंटम बदल सकता है अगर वेलोसिटी बदल रही है या फिर मास बदल रहा है।
या फिर दोनों बदल रहा है, दोनों ही सिचुएशन आ सकती, तीनों मतलब तीनों सिचुएशन आ सकती है ना। पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी वाला एग्जांपल लिया मैंने, तो उसके सर पे पानी की बूंदें गिरी, वेलोसिटी बदल गई, मोमेंटम बदल गया, तो उसके ऊपर फोर्स लगा। और अगर महसूस करना है तो भी ओले गिर रहे हैं आपके शिमला में, बाहर खड़े हो जाए एक बार बिना टोपी पहने, लगेगा ना फोर्स। क्यों लगा फोर्स? क्योंकि जब ओले गिरेंगे आपके सर पे तो उनकी वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा बेटा? मोमेंटम बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा। फोर्स महसूस होगा ना। यस सर। बिल्कुल ऐसे, समझ आई बात? यस सर। गुड। चलो अगला एग्जांपल, रॉकेट उड़ाते हैं एग्जांपल। याद रहे बेटा, अभी हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं ना उसमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें, मान लो ये कोई एक रॉकेट है, और हमने इस रॉकेट को फायर कर दिया इस डायरेक्शन में। इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, एक एक्सेलरेशन इसको इधर दे दिया गया बेटा, और एक एक्सेलरेशन इसको दिया गया है कितना, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका जो इनिशियल मास था बेटा, इनिशियल मास क्या करोगे, छोड़ो उसको, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत पड़ेगी। इनिशियल मास मान लो इसका बेटा आपको दिया गया था 200 kg। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, रॉकेट के अंदर गैस भरी होती है, तो गैस जो है इसका बाहर निकलेगा, ठीक है। तो गैस इसका बाहर आ रहा है, और ये जो गैस बाहर आ रहा है बेटा, इसका रेट है डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। इस रेट से गैस बाहर निकल रहा है, वो है बेटा 20 kg पर सेकंड, ज्यादा नहीं हो जाएगा, पर मिनट, 20 kg पर मिनट, ठीक। तो एक रॉकेट है जिसका मास इनिशियली कितना था, 200 किलो था बेटा, इसको एक एक्सेलरेशन दिया इधर पे हमने कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसके अंदर से ये मास जो है बेटा बाहर निकल रहा है, 20 किलोग्राम पर मिनट के रेट से मास जो है बाहर निकल रहा है, गैस बाहर निकल रही है। आपसे पूछा गया है पहला पार्ट, व्हाट इज इनिशियल फोर्स, व्हाट इज इनिशियल फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट पर इनिशियल फोर्स कितना है। और दूसरा आपसे पूछा गया है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक, 10 सेकंड के बाद फोर्स कितना। ये दो क्वेश्चन है। लास्ट फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड, कौन सा लास्ट वाला बेटा? हाँ, जो जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों बदल रहा था, बिल्कुल वो हमेशा वैलिड होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तीनों चीजों पर एग्जांपल लिया, पहले मास और वेलोसिटी वाला लिया, फिर दूसरा मास का लिया। अब इसमें क्या है बेटा, वेलोसिटी और मास दोनों बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी भी बदल रहा है। तो बेटा आपसे बोला गया इनिशियल, सबसे पहले बोला गया इनिशियल निकालो, इनिशियल फोर्स। तो इनिशियल की बात किया जाए, अगर हम यहाँ पर इनिशियल की बात करें, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो लगेगा कितना, v टाइम्स ऑफ डी एम डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी प्लस m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, यही लगेगा बेटा, क्योंकि मास और वो वेलोसिटी दोनों बदल रहा है। तो at t equals to 0 this will be 0, at t equals to 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बेटा, 0, क्योंकि रेस से स्टार्ट कर रहा है, ऐसा बोला गया है। हमने इसको जो है इनिशियल एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मान लेते हैं,
इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये वाला फोर्स क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, भले ही डेल्टा एम बाई डेल्टा टी हमें 20 kg पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 20 kg पर मिनट, बट 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया 0 प्लस। अब इनिशियल की बात कर रहा है तो इनिशियल मास रखो गया, इनिशियल मास कितना है बेटा 200 है, और एक्सेलरेशन कितना है 2 है, कितना फोर्स लग गया बेटा 400 न्यूटन का फोर्स इनिशियली लग गया। बोलो बात समझ में आई, बोलो बेटा बात Yes, समझ में आई। yes, sir. किसी को कुछ पूछना बेटा? देखो ये जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो ना, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें आप जो है पूछोगे किसी से 11th वाले बच्चे से, तो उसको भी ये सारी बातें क्लियर नहीं होती। आप ये जो है क्लास 11th की बातें कर रहे हो, और देखो कितने आसानी से आप कर रहे हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये मत सोचना कि हमारा सिलेबस जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चैप्टर बहुत टाइम ले रहा है, नहीं। आप 9th और 11th दोनों साथ में कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो कि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी आप अपनी बिल्कुल मत लेना, स्कूल के एग्जाम में अगर कभी कुछ नया टॉपिक आएगा तो वो मैं कवर करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक। अब बेटा इसका दूसरी दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, सेकंड केस, व्हाट इज द फोर्स आफ्टर 10 सेकंड। भाई 10 सेकंड के बाद इसका मास भी तो बदल जाएगा। मास आफ्टर 10 सेकंड कितना होगा बेटा, ये पता लगाओ, कितना होगा बेटा मास आफ्टर 10 सेकंड। 100 kgs। आप क्या लिखोगे बेटा, 200 किलोग्राम तो पहले था, इसमें से माइनस कर दोगे कितना, ये किलोग्राम पर मिनट को मैं किलोग्राम पर सेकंड कर देता हूँ, 20/60 किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा क्या, मिनट को सेकंड कर दिया, है ना। तो आप क्या लिखोगे 1/3 इंटू 10। बोलो बेटा मास आफ्टर 10 सेकंड यही होगा क्या, बोलो। Yes, sir. No, sir. क्यों बेटा, क्या होना चाहिए फिर, Sorry, sir. Good. Long call. हाँ, ठीक है. सही है ना भाई। 200 किलोग्राम पहले था, और आपसे बोला कि 1 मिनट में 20 किलो मास क्या हो रहा है बेटा, निकल जा रहा है, तो 10 सेकंड में कितना मास निकला होगा, तो 20/60 किलोग्राम पर सेकंड किया तो 1/3 किलोग्राम पर सेकंड आया, इंटू 10 कर दिया, इतना मास निकल गया। बचा हुआ मास कितना हो गया बेटा, 600 माइनस 10 अपॉन 3, तो कितना आ गया बेटा 590 अपॉन 3 किलो। ये मास हो गया बेटा उसका 10 सेकंड के बाद। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात Yes, समझ में sir. आई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको वेलोसिटी भी तो चाहिए है ना, क्योंकि वेलोसिटी भी तो इसकी बदल रही है। तो अब आप मास निकाल लिए, अब आपको क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा इसकी 10 सेकंड के बाद। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड की अगर हम बात करें बेटा, तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी, तो 0 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। Yes, sir. और ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो बेटा ये दोनों चीजें पता चल गई, अब फोर्स निकाल लो। फोर्स कितना आ गया बेटा, तो आप लिखोगे v इंटू डी डेल्टा एम बाई डेल्टा, v इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा, ठीक है, प्लस और क्या लिखोगे बेटा, और आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई उस टाइम पे 20, और ये कितना था बेटा 1/3, 20/60 1/3, तो 20 इंटू 1/3 प्लस मास कितना था बेटा, अभी निकाला 590/3, 590/3 इंटू 4, सॉरी 2 दिया होगा, सॉल्व कर लो जो आएगा आंसर हो जाएगा। लगभग लगभग आएगा ये 20/3 प्लस 1180/3, दिया आएगा कितना बेटा 1200, 1000 कितना आ गया बेटा 400 न्यूटन।
ठीक है, बोलो बेटा समझ आया? Yes, sir. 400 क्यों आया पता है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। और हमने सॉल्व करके आपको दिखाया भी, देखो 400 ही आ रहा है। जब आप 11 में पहुंचोगे और आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चलेगा ये तो मैंने किया है यार। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है इफ मास रिमेन कांस्टेंट। हमारे सिलेबस में यही है कि अगर मास कांस्टेंट रहता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगता है बेटा, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आपसे क्लास 9 में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर मास कांस्टेंट होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगेगा मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा। देखो बेटा ध्यान दो, मैंने यहाँ पर क्या लगाया? वेक्टर। मैंने क्या लगाया? वेक्टर लगाया। वेक्टर लगाने का मतलब ये हुआ कि देयर विल बी टू कंपोनेंट, क्योंकि मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। अगर 3 डायमेंशन की बात करता तो 3 कंपोनेंट आते, लेकिन मैं 2D की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब x के लंब और y के लंब, जो अभी हमने आपको रिजॉल्व करना सिखाया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? टोटल फोर्स अलोंग x एक्सिस निकालोगे, तो वो होगा मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। और टोटल फोर्स अलोंग y एक्सिस निकालोगे, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर वो फोर्स जो है या एक्सेलरेशन जो है कुछ एंगल पर है, तब आपको कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पे कितना लगेगा और वर्टिकल पे कितना लगेगा, मतलब एक्स के अलावा कितना लगेगा, वाई के अलावा कितना लगेगा। बस ऐसे रिजॉल्व करके सॉल्व करोगे, बड़े आराम से आएगा। क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना बेटा, जो टोटल फोर्स आता है ना, टोटल फोर्स एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, जब आप इसको रिजॉल्व कर लेते हो तो टोटल, ये 2 लाइन खींचने का मतलब है बेटा, मैंने डायरेक्शन को छोड़ दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये आएगा बेटा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब आप वेक्टर वगैरह पढ़ोगे ना। वेक्टर वैसे आपको 9th में पढ़ाना चाहिए था, आपके सिलेबस में नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल टेक द क्लास। कोई एक क्लास लूंगा आपके वेक्टर। ठीक है, किसी दिन ऐसे ही, जिस दिन फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं होगा आपका, उस दिन मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स बेटा क्या आएगा? इसका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इस पॉइंट को नोट करो और हम आपको समझाते हैं कि इसको यूज कैसे करना होता है। नोट करो इस पॉइंट को जल्दी से। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन लेता हूँ बेटा ना, ध्यान से देखना कैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे। और हम पहले ही बता दे रहे भाई, न्यूमेरिकल की ये क्लास आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, 2 दिन की क्लास होगी न्यूमेरिकल, जिससे आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से आ जाए। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के कुछ नहीं होता बेटा फिजिक्स में। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है, बोर्ड के लिए वो सही है। ठीक है, और हाँ, बोर्ड में केवल मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करना बस। अगर स्कूल वाले सर पूछते हैं ना, तो स्कूल में केवल उतना ही बताना जितना एनसीईआरटी में है। जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ के जाते हो वो स्कूल में डिस्कस मत करना, वरना टीचर आपसे गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका मास है 5 kg। ठीक है ना, और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, इधर पे पुश कर दिया इसको 50 न्यूटन से। ठीक है ना, आपसे पूछा गया फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग
एक्स एक्सिस। बताओ बेटा, सिंपल था क्वेश्चन, कितना आया? Sir, 10 meter per second. 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कैसे किया आपने? आपने इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन का कॉन्सेप्ट लगाया, टोटल फोर्स, क्योंकि x के अराउंड पूछा है तो टोटल फोर्स x के अराउंड कितना है बेटा? केवल एक ही तो दिख रहा है, 50 है ना? अच्छा, मास कितना है बेटा? 5। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? टोटल फोर्स अपॉन मास, तो टोटल फोर्स कितना है? 50 अपॉन कितना बेटा? 5, कितना आ गया? 10। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको एक्सेलरेशन दिया। अगर मैं यहाँ पे पूछूं बेटा अलोंग y एक्सिस, तो क्या बताओगे? अलोंग y एक्सिस कितना है? What will be the acceleration along y axis? Sir, 0. बिल्कुल 0 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। देखो बेटा, अगर हम इस 5 किलोग्राम के मास को लेते हैं ना, तो देखो इसका एक वेट नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा? 5g। कितना फोर्स लग रहा है बेटा? कितना वेट लग रहा है? 5g। mg वेट लगता है ना ऑब्जेक्ट का, लगता है ना? Yes, sir. सबको पता नहीं है बात? अब बेटा, क्योंकि मैंने आपको कांटेक्ट फोर्स पढ़ाया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पर रखा है, तो इस ग्राउंड ने नॉर्मल फोर्स लगाया होगा ना, इसको पुश किया होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा वो 5g के इक्वल है, और एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना है बेटा? 5g, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0 है। बोलो बात समझ आई? अगर मैं नॉर्मल पूछता तो आप बता देते ना, नॉर्मल कितना है? 5g है, मतलब 50। g की वैल्यू अगर 10 ले लेते तो 50। बोलो समझ आया? Yes, sir. बेटा किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? देखो शांत मत बैठना, अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछना जरूर। सना बेटा, सबा बेटा, और बाकी जो भी लोग हैं, एंजल, रिजुल, आपको समझ में आ रहा है? सर इन सभी क्वेश्चन में हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी इसमें नहीं निगलेक्ट किया भाई। वो जो हमने पहले क्वेश्चन कराए थे ना 3, जिसमें न्यूटन लॉ का एग्जांपल लिया, वहां पर हमने ग्रेविटी को निगलेक्ट किया। अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम एक केस पढ़ रहे हैं जब मास कांस्टेंट होगा, तो एमए की बात कर रहे हैं, एमए में निगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। तभी तो वेट आएगा, नहीं तो वेट कैसे आता? ठीक है, चलिए चलिए आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन का लेते हैं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, नहीं तो आपका टाइम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर ये मान लो 1 kg का ब्लॉक है ना, 1 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है, और वो फोर्स हमने यहाँ पर लगाया 15 न्यूटन का, और वो फोर्स हमने लगाया है 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री। ये 1 kg लिया ना, इसको 1 kg को मैं कर देता हूँ बेटा कुछ और 6 kg का। ठीक है, तो एक 6 kg का ब्लॉक है बेटा, इस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया 30 डिग्री पे। आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। मैं करके बताता हूँ बेटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले मैं खुद करवाऊंगा, और जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कर लोगे, तब मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा और आप अच्छे से कर पाओगे। देखो बेटा, यहाँ पर फोर्स क्या हुआ? कुछ एंगल पर आ गया। जब फोर्स कुछ एंगल पर आ जाएगा तब आप क्या करोगे बेटा? कंपोनेंट निकालोगे ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा?
एक कंपोनेंट इधर आएगा 50 cos 30। उम्मीद करता हूँ अब सबको ये समझ में आया होगा, जिसके साथ एंगल बना उधर cos 30 और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, sin 30 आएगा। उसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, sin 30। तो ये कितना हो गया बेटा, 50 sin। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले x की बात करते हैं, x के अलाउंट की बात करते हैं। अपने इस ब्लॉक को अलग से निकाल लो बाहर, ये 6 किलो का ब्लॉक है, इसको बाहर निकाल लो और जो जो फोर्स x के अलाउंट लग रहा है उसको दिखा दो। यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, 50 cos 30 लग रहा है। कोई और फोर्स x के अलाउंट लग रहा है क्या, बताओ। इस 50 cos 30 के अलावा कोई और फोर्स x के अलाउंट दिख रहा है आपको? No, No, sir. sir. ठीक है। तो इसका मतलब अब आप सीधे लिखोगे क्या बेटा, ax = fx अपॉन मास। fx कितना है बेटा, 50 cos 30 और मास कितना है बेटा, मास है 6। तो कितना आएगा 50 अपॉन 6 और cos 30 कितना होगा, √3/2। तो ये हो गया बेटा कितना, 25/6 मतलब 4.1 समथिंग, 4.16 के आसपास आएगा बेटा। 4.16 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया, Yes, sir. क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है। अब y एक्सिस की बात करते हैं बेटा, इसको हटाओ। Yes, sir. अब देखो y एक्सिस पे क्या करेंगे, जब हमने x की बात किया तो केवल x वाले फोर्स को लिया। अब मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूँ बेटा, y एक्सिस की बात, ठीक है। y एक्सिस में क्या करोगे, ये हमारे पास है मास। अब इसके ऊपर y एक्सिस के अलावा कितना फोर्स लगा बेटा, 50 sin 30 लगा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि y एक्सिस के अलावा इसका वेट भी तो है 6g, वो भी लग रहा है और कांटेक्ट है तो नॉर्मल भी लग रहा है। सारे फोर्स दिखाने बेटा। देखो y एक्सिस में ये 3 फोर्स लग रहे हैं, बोलो सबको समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 50 sin 30 का मतलब कितना हो गया, 25 न्यूटन और 6g का मतलब हो गया बेटा 6 × 10 दैट इज 60 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, याद रखना है। ये फोर्स आपने लगाया, ये नॉर्मल तो अपने आप डेवलप हो रहा है। नॉर्मल का मतलब अलग है, नॉर्मल की कहानी अलग होती है। आपने कितना फोर्स लगाया, 25 न्यूटन। वेट कितना बेटा, 7 न्यूटन, 60 न्यूटन। अगर आपको 10 किलो की बोरी उठानी है तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर आप 10 किलो की बोरी उठाओगे 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना, उससे कम फोर्स लगाओगे नहीं उठा पाओगे, है कि नहीं? होता है ऐसा, होता है। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर देखो ये कितना वेट है इसका, 60 न्यूटन। आपने फोर्स कितना लगाया, 25 न्यूटन। क्या ये सरफेस से ऊपर उठेगा? Yes, क्या sir. ये सरफेस से ऊपर Yes, उठेगा? sir. नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। सरफेस के ऊपर नहीं उठेगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया बेटा, 0। ये ऊपर तभी उठेगा जब ये वाला फोर्स क्या होगा बेटा, इसके वेट से ज्यादा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, 0, क्योंकि जितना इसका वेट है उससे कम फोर्स आपने लगाया। ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो उसके वेट से बराबर या उससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. और नॉर्मल कैसे निकालेंगे बेटा इसमें, नॉर्मल कैसे निकालेंगे? अब मान लो अगर आपसे नॉर्मल पूछते तो देखो ऊपर वाला फोर्स कितना है बेटा, n+25। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल और एक 25। और नीचे कितना लग रहा है बेटा, 60 न्यूटन। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है इसलिए ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इक्वल कर दिया बेटा। n कितना आ गया, 35 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा यहाँ पर, 35 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई? Sir, ये 60 न्यूटन कहाँ से आया? इसका वेट बेटा 6g Yes, sir. है ना। तो वेट हो जाएगा 60, नॉर्मल और प्लस 25 60 के बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सरफेस को छोड़ के ऊपर नहीं उठ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन 0। ठीक है। तो अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूंगा और आपको बताऊंगा अगर एक्सेलरेशन आ जाता है फिर कैसे करते हैं। ठीक है ना। अभी बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन आएंगे जो आपके काम के हैं ना, आपके लेवल के, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वही करवाऊंगा मैं। ठीक है। ओके। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अपनी क्लास के लिए जा सकते हो, अब आपका टाइम हो रहा है।